जय हिंद दोस्तों। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं कुछ इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगी जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव में। तो देखिए, ये जो मैंने आपके लिए नोट्स तैयार की है, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन आपकी आया भी है एग्जाम में। और कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे आपके लिए स्लाइड्स तैयार किया है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से पढ़ें कि आपका एग्जाम क्लियर हो। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़े जा रहे हैं, पता नहीं है कि क्या चीजें कॉमन होती हैं, क्या चीजें कॉमन नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज के क्लास का चैप्टर नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। ये जो दो मटेरियल होते हैं कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, वो अपने भौतिक गुणों के आधार पर, अपने जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल जो उनका कैरेक्टरिस्टिक है उसके आधार पर, और अपने रासायनिक, अपने केमिकल चीजों के आधार पर, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर अलग होते हैं। ठीक है, तो धातु और अधातु को हम कैसे अलग कर सकते हैं? उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के कारण अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि धातु को अधातुओं से कैसे अंतर किया जाता है या किस आधार पर होता है? तो भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर होता है। अब देखिए, नेक्स्ट इसमें है आघात वर्धनीयता। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो है गुण, ये धातु का गुण है। ठीक है, ये जो मेटल्स का गुण है, ये आघात वर्धनीयता है। तो ये क्या होता है? देखिए, इस आघात वर्धनीयता से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये पूछेगा कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है या फिर ऐसा कौन सा गुण होता है जिसके कारण धातु को हम पीटकर शीट में बदल देते हैं, पीटकर शीट में बदल देते हैं। तो ऐसा कौन सा गुण होता है? तो धातु के 5-6 गुण और होते हैं। उन गुणों में से एक गुण ये भी होता है मेलिबिलिटी, मतलब आघात वर्धनीयता। तो ऑप्शन में आपको वहां पे दिया रहेगा, आपको क्या करना रहेगा? टिक करना रहेगा। ठीक है, तो धातु का वह गुण जिसके कारण उससे पीटकर शीट में बदल दिया जाता है, उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। चलिए, इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब क्या है ना कि एग्जाम में एग्जाम्पल देकर के भी पूछ सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे मिठाई को सजाने वाली जो चांदी की वर्क होती है, वो धातु के किस प्रॉपर्टी, किस गुण के कारण ऐसे होती है। ठीक है, तो किस गुण के कारण होती है? मैलिबिलिटी, आघात वर्धनीयता के कारण होती है। ठीक, एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम पन्नी होती है जिसमें हम लोग खाना रैप करके खाते हैं ना, मतलब कि रोटी वगैरह रैप करके रखते हैं, तो वो एल्यूमिनियम पन्नी भी धातु की इसी आघात वर्धनीयता के कारण होती है। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं विद्युत चालकता। विद्युत चालकता का मतलब ये होता है कि जिसमें विद्युत चल सके, जिस पदार्थ या जिस मेटल में, जिस धातु में विद्युत चल सके। तो विद्युत किस में चलती है? जिसमें चलेगी वो अच्छा कंडक्टर होगा, उसी को हम सुचालक कहते हैं। जिसमें विद्युत चलती है वो उसको हम सुचालक बोलते हैं, जिसमें विद्युत नहीं चलती उसको हम कुचालक बोलते हैं। तो सुचालक किसको बोलते हैं? मतलब गुड कंडक्टर किसको बोलते हैं? जैसे लोहे की छड़ हो गई, उसमें क्या होती है? विद्युत चलती है। तांबे का जो तार हो गया या फिर कोई कील वगैरह हो गई, तो उसमें क्या होती है? उसमें विद्युत चलती है। ठीक है, अब कुचालक किसको कहते हैं? कुचालक किसको कहते हैं? जैसे कोयला में विद्युत नहीं चलता। ठीक है, मतलब कि उसमें करंट नहीं आता। गंधक, सल्फर को बोलते हैं ना गंधक, तो उसमें क्या होता है? वो बैड कंडक्टर होता है, मतलब पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट अलग प्रॉपर्टी है धातु की, वो क्या है? तन्यता। धातु की अलग प्रॉपर्टी तन्यता है। इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये कैसी प्रॉपर्टी है? ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि धातु को हम धातु को खींचकर हम उसको तार बना सकते हैं। तो ये तन्यता। ठीक है, तन्यता, डक्टिलिटी। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर तारों में बदल दिया जाता है, तो बोलते हैं डक्टिलिटी या फिर तन्यता। अब जैसे एल्यूमिनियम के तार होते हैं, तांबे के तार होते हैं, ये किस कारण, धातु के किस प्रॉपर्टी के कारण होते हैं, किस गुण के कारण होते हैं? तो तन्यता के कारण होते हैं। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ ना, इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ध्वनिक या फिर सोनोरस। धातु क्या होता है? गायन, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे वो हारमोनियम वगैरह हुआ या फिर वायलिन वगैरह हुआ, गिटार हुआ, उन सब में क्या होते हैं? उन सब में धातु लगे होते हैं, तभी उसमें से ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, अलग अलग तरह की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। तो धातु का क्या गुण होता है? धातु का ये भी गुण होता है कि ध्वनिक होता है, मतलब उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, अब चलिए यहाँ पे हम धातु के कुछ गुण और देख लेते हैं। धातु के जो गुण होते हैं, धातु क्या होता है? कठोर होता है, चमकीला होता है। ये धातु के जो गुण हैं, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है? इसको इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपके ऑप्शन में दे सकता है कि धातु के कौन सा गुण है, कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिया, अगर आपको गुण पता होंगे तो आप टिक करेंगे। आप कैसे
देखिए यहाँ पे कठोर है धातु, धातु कठोर होता है, चमकीला होता है, आघातवर्ध होता है, मतलब मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनोरस होता है। अब यहाँ पे देखिए यही मैं कह रही थी कि 5-6 जो ऐसे धातु के गुण होते हैं वो आपको दे दिया जाएगा और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो धातु क्या होता है, धातु गुड कंडक्टर होता है, मतलब कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का गुड कंडक्टर होता है। मतलब उस धातु में हीट भी बहुत अच्छे से प्रवाह करती है। अगर धातु में हीट अच्छे से प्रवाह नहीं करती तो चाय वगैरह कैसे बनती तो मतलब खाने वगैरह कैसे बनते। तो धातु में ऊष्मा का भी प्रवाह अच्छा होता है इसीलिए। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हो गई, धातुओं की हो गई। ठीक, अब चलिए हम यहाँ पे धातुओं के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं धातु। अब यहाँ पे कुछ अपवाद भी हैं। देखिए ये अपवाद से क्वेश्चन पूछा था आपके, तो जो भी सीरियस कैंडिडेट, इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ वही रिलेटेड बातें होंगी जो आपके लिए बेनिफिट होंगी। आपको बस कम मेहनत में ज़्यादा चीज़ें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो अपवाद क्या है, अपवाद यही है कि जो सोडियम होता है और पोटेशियम धातु क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं, इनको चाकू से काटा जा सकता है। अब इस पे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए इस पे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया भी है। कैसे, कौन सी ऐसी धातु है जिसको आप काट सकते हैं, कई सारी धातु का नाम लिख दिए, आप बताइए। तो सोडियम पोटेशियम या फिर दोनों, या फिर सोडियम पोटेशियम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या करना होगा, आपको याद करना होगा कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम धातु को इतने नरम होते हैं कि इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरी जो ये क्लास है ना, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। जितने भी मैंने पुराने क्लासेस दी हैं एनसीईआरटी की, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको बुक में उतनी चीज वो नहीं दिखेगी जितना मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बना करके जो आपके एग्जाम में है वो सारे क्वेश्चंस आपके डाले रखे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सारी क्लासेस अगर आप लेंगे तो आपका एनसीईआरटी बिल्कुल तैयार होने वाला है। ठीक है, ये नॉर्मल क्लास नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम एनसीईआरटी पढ़ाते गए और आप सुनते गए, नहीं, ये वैसी क्लास है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। ठीक, ये चीजें हैं ना, आपको पेड कोर्स में भी बहुत जगह नहीं मिलने वाली हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि क्या है मरकरी। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट अपवाद क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मरकरी, जिसको Hg बोलते हैं, केवल ऐसा धातु होता है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा ऐसा धातु होता है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेज में होता है, तो होता है मरकरी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसलिए अगर आप इंग्लिश या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे अब धातु की कुछ हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, धातु और अधातु के रासायनिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, रासायनिक प्रॉपर्टी से भी आप कैसे पूछते हैं, देखिए जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया, अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से किस तरह से धातु अभिक्रिया करता है, मतलब रिएक्ट किस तरह से करता है। धातुओं के ऑक्साइड हमेशा प्रकृति में क्षारीय होते हैं। जो धातु होते हैं, मेटल होते हैं, देखिए मैग्नीशियम क्या है, यहाँ पे मेटल है। अब मैग्नीशियम का जो मेटल है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा प्रकृति में क्षारीय होता है, बेसिक नेचर का होता है। ये क्वेश्चन बना के पूछा गया था। जो मेरी एक एक लाइन है ना, अगर आप मेरी वीडियो को स्किप करोगे ना तो आप बहुत बड़ा पार्ट स्किप कर दे रहे हो अपने जीएस सेक्शन का। ठीक है, तो इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ पे आप मेरी एक एक लाइन को अगर आप गूगल में सर्च करोगे ना तो वहां से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा ही, आपके एग्जाम में आया हुआ, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आए। जैसे अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन था, ये धातुओं के ऑक्साइड हमेशा प्रकृति में क्षारीय होते हैं, मतलब बेसिक होते हैं, इससे रिलेटेड ये देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब ये किस एग्जाम का है ये उतना आइडिया नहीं है, लेकिन है एग्जाम का, कोई ना कोई एग्जाम का ही है। तो धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो प्रकृति में कैसे होते हैं, ऐसे अंडरलाइन दिया था, तो कैसे होते हैं, अगर आप एग्जाम में मेरी क्लास अटेंड किए अगर आप मेरी क्लास अटेंड किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया बेसिक नेचर के होते हैं, तो क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बेसिक नेचर के हो जाएंगे। ठीक है, और जो अधातु होता है, जो नॉन मेटल्स होता है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, मतलब जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप अधातु में बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं
क्या टॉपिक है, हाँ ये क्या क्वेश्चन पूछा था, इसी टॉपिक से अगेन क्वेश्चन कैसे पूछा था किसी एग्जाम में कि धातु ऑक्साइड जो दोनों अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, मतलब धातु के जो ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिड से भी और बेसिस दोनों से रिएक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसे धातु जो अम्ल जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो यहाँ पे हम इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दे दिया कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन सा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, तो लेड ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो मेरी क्लास को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, यहाँ की एक एक लाइन आपको नंबर दिलाने वाली है, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी तो पढ़ना है, क्या पढ़ ही लें, लेकिन उससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, उस पर क्या एनालिसिस है, वो सारी चीज़ें मेरे क्लासेस में मिलेंगी। तो जिन्होंने अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी अच्छी चीज़ें आपको मिल रही है ना उतनी, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रही हैं आपके ही काम की वैल्यूएबल चीज़ें। ठीक है, चलिए अब इसमें दूसरा है कि जल के साथ अभिक्रिया। अब जल के साथ अभिक्रिया कैसे, ये टॉपिक आ गया। ठीक, अब ये जल के साथ अभिक्रिया में यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि ऐसा क्वेश्चन बना था इस टॉपिक से, जल के साथ अभिक्रिया में अब किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। लो अब यहाँ मिट्टी का तेल आ गया और हम यहाँ पढ़ रहे हैं टॉपिक जल के साथ अभिक्रिया। अब भाई जल के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा और क्या कहते हैं एनवायरनमेंट में बहुत एक्टिव होगा, तभी तो उसको ना तो जल में रख सकते हैं ना तो एनवायरनमेंट में रख सकते हैं, तो उसको रख कहाँ सकते हैं, उसको रखेंगे मिट्टी के तेल में। तो ऐसा कौन सा धातु है जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये क्वेश्चन भी आप सर्च करके देख लीजिए, आपको कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं वो कौन सा धातु है जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, सोडियम। या और ये जो लाइन है ये आके एनसीईआरटी की है। ठीक है, सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है, मतलब बहुत उसकी एक्टिविटी इतनी हाई होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो वो ये क्या करता है, या ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है, मतलब एक्सप्लोजन हो जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि एक्सप्लोजन कौन सा हो जाता है, तो अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़े रहेंगे एक एक लाइन, तो आपको क्या रहेगा, आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, एग्जाम में कहीं से भी पूछ ले, सीटेड वाले पे इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो सीटेड में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए मिट्टी के तेल में संचित किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि कौन सा धातु मिट्टी के तेल में संचित किया जाता है, तो सोडियम को मिट्टी के तेल में संचित किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है लेकिन करता है। ठीक है, जो आयरन होता है वो जल से धीमी अभिक्रिया करता है लेकिन करता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और है जो आपके एग्जाम में आया है, अगर आपको मेरे इस क्लास की रिलायबिलिटी देखनी है, मतलब कितना ज़्यादा विश्वसनीय है कि आगे एग्जाम में रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन, तो आप मेरी इसी क्लास का एक एक क्वेश्चन आप गूगल सर्च कर लीजिए, कहीं ना कहीं से आपको आपके एग्जाम में आए हुए मिलेंगे सारे ही, कि कौन सा अधातु वायु में खुला रहने पर आग पकड़ लेता है। तो कौन सा ऐसा धातु होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा धातु होता है, फॉस्फोरस। कौन सा होता है, फॉस्फोरस। देखिए ये फॉस्फोरस क्या होता है, बहुत सक्रिय अधातु होता है जो वायु में खुला रखने पर क्या होता है, आग पकड़ लेता है उसमें, फॉस्फोरस में। इसीलिए ये जो फॉस्फोरस है ये बहुत सारे पटाखों में यूज होता है। ठीक, तो अब चलिए आगे भी इसी तरह से क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। देखिए मजा तो आ रही होगी, जो जेन्युइन बच्चे होंगे, जो सीरियस स्टूडेंट होंगे, मुझे उन्हीं की जरूरत है। मुझे मतलब कि मुझे उन्हीं लोगों को, भाई कंटेंट तो उन्हीं को देना है जो सिलेक्शन चाहते हैं। अब जो चाहेंगे ही नहीं उनको तो कहीं से भी पढ़ लो तो फिर कुछ भी नहीं। ठीक है, प्रश्न ये है कि कौन सा अधातु, अब यहाँ पे अधातु की बात हो रही है। ठीक है, नॉन मेटल्स की बात हो रही है जो जल में रखा जाता है, ऐसा कौन सा अधातु है जो जल में रखा जाता है, तो फॉस्फोरस क्या होता है, जल में रखा जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, नहीं तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये खुला आग पकड़ लेगा, फिर इसको कैसे हम प्रिजर्व करेंगे, इसको हम कैसे रखेंगे, तो फॉस्फोरस को, तो फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है, जल में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नोट क्या है कि जो अधातु होते हैं जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि ये वायु में बहुत सक्रिय होते हैं। तो लेकिन जो अधातु के ऑक्साइड्स होते हैं ना, अधातु के ऑक्साइड्स होते हैं, अधातु के ऑक्साइड, अधातु नहीं, प्योर अधातु नहीं, अधातु के ऑक्साइड्स जो होते हैं ना वो जल से अभिक्रिया करते हैं। तो उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन है कि जो अधातु के ऑक्साइड हैं वो जल में घुलकर क्या बनाते हैं, अधातु के ऑक्साइड अगर जल
जल में हम घोल दें तो क्या बनाएंगे, तो वो क्या बनाएंगे, न्यूट्रल विलियन बना देंगे या फिर बेसिक विलियन बना देंगे या फिर क्या बनाएंगे, एसिडिक बनाएंगे, क्या बनाएंगे। तो जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं, जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, अगर हम उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो एसिडिक सोल्यूशन बना देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा था। और यहाँ पे ये देखिए, ये जब अधातुओं को जल में घोला जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होता है, तो कौन सा कथन सही होता है, अम्लीय। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं। ये देखिए, ये जो अधातु है, अधातु का जो ऑक्साइड है, इसको हमने जल में घोला और उसके बाद ये बन गया हमारा एसिडिक ऑक्साइड। ठीक, अभी आप ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था, आप ये क्वेश्चन मेरा सर्च कर दीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपके एग्जाम में। और वैसे तो आप एनसीईआरटी आप पढ़ लेते होगे, मतलब कि उतना नहीं समझ पाते होगे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा। तो ये एक टीचर का काम होता है कि बच्चों को सही रास्ता दिखाना, स्टूडेंट्स को सही रास्ता दिखाना कि इस वे में पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए क्लासेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो पूरी क्लास अच्छे से देखिएगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आप जेन्युइन कैंडिडेट तो अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, अब यहाँ पे अम्लों से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ एसिड्स, रिएक्शन विथ एसिड मतलब एसिड से धातु और अधातु कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा था आपके क्लास, मतलब कि आपके एग्जाम में, कि कौन सी गैस पाप ध्वनि के साथ आवाज करती है। तो जो पाप ध्वनि के साथ, पाप पाप के ध्वनि के साथ जो आवाज करती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अब क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, कि अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, अधातु कौन होते हैं, अधातु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन की खुद ही डिफिशियंसी होती है, तो वो दूसरों को कैसे इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, तो अधातु क्या होते हैं, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो किस तरफ अधातु रहेंगे, राइट तरफ अधातु रहेंगे ना, लेफ्ट तरफ नहीं रहेंगे, लेफ्ट तरफ नहीं रहेंगे, राइट की तरफ रहेंगे। तो अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वो डिक्रीज होती है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो देखिए ये कुछ केमिस्ट्री का है, लेकिन फिर भी आपको मैं समझाने की कोशिश कर। अब जो है अम्लों द्वारा जो उत्पन्न H+ आयन है, अब H+ आयन जब भी किसी भी मतलब एलिमेंट में अगर प्लस लगा है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या होगा, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब धातु, जो अधातु होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, उनके पास तो खुद ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको वो कैसे दे सकते हैं, जिसके पास कोई चीज रहेगा नहीं, जिसके पास खुद ही डिफिशियंसी है। तो वो तो इसीलिए जो अधातु होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, वो एसिड के साथ इसीलिए रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, इसका मेन बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इतने डीपली में आपको जाके बता दिया। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो इतनी बात समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं, जो धातु होते हैं वो क्या करते हैं, धातु जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने पर क्या उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन की गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको 2-3 चीजें इस से आएंगी। ठीक है, कैसे, धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, नमक बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कभी ये पूछ लेगा हाइड्रोजन गैस वाला, कभी नमक वाला पूछ लेगा, तो आपको क्या करना है, दोनों को रट लेना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। तो सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो क्या उत्पन्न करते हैं, कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्लासेस मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक लाइन यहाँ पे आपको एग्जाम में दिखने को मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कॉपर, जो कॉपर होता है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी रिएक्ट नहीं करता। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अगर हम गर्म करेंगे तब भी रिएक्ट नहीं करेगा कॉपर, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर लेगा। इसका कारण क्या बताया गया, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक रिएक्टिविटी टेबल दी है। ठीक है, अब इस रिएक्टिविटी में आपको कहाँ मिल रहा है, आपको कॉपर कहाँ मिल रहा है, कॉपर कहाँ मिला, ये एकदम लास्ट में, ये देखिए यहाँ पे नीचे मिला। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नीचे मिला कॉपर। ठीक है, अब ये कॉपर जो है ना, ये हाइड्रोजन से क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है। जब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है तो कैसे ये रिएक्ट करेगा, नहीं रिएक्ट करेगा उससे। तो ये जो डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट में क्या होता है, वाटर की मात्रा ज्यादा होती है, तो डाइल्यूट चीजों में अब यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, H+ होगा, तो H होगा, तो वहां पे उससे रिएक्ट इसी वजह से नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंग्लिश में देख लेते हैं, जिन लोगों को हिंदी इंग्लिश में थोड़ी सी इश्यू रहती है। तो कॉपर क्या होता है, लेस
लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, और कॉपर के पास क्या होता है, मोर रिडक्शन पोटेंशियल होता है, मतलब टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसके पास ऐसी टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, इलेक्ट्रॉन्स को ले, इस वजह से। तो देखिए अगर आपके एग्जाम में आएगा कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, तो कॉपर जो होता है ना लेस रिएक्टिव होता है, सबसे पहले तो आप यही ध्यान दीजिएगा, और अगर और भी पूछ ले डीपली तो बोल दीजिएगा कि हाँ मोर रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसमें, ठीक है, इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि जो क्षार से मतलब बेसिस से किस तरह से रिएक्ट करते हैं धातु और अधातु। अब इससे ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पूछे गए हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके गैस स्रावित करता है जो पाप ध्वनि के साथ निकलती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा ऐसा होता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, OH है इसमें, हाइड्रोक्साइड हमेशा हाइड्रोक्साइड में OH रहता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में के साथ कौन सा ऐसा होगा जो रिएक्ट करके वो क्या करेगा, क्या मतलब पाप की ध्वनि निकलेगा। अब पाप की ध्वनि कब निकलती है, पाप की ध्वनि जब तब निकलती है जब हाइड्रोजन रिलीज होता है ना, हाइड्रोजन रिलीज होता है, तो कौन सी ऐसी चीज रिएक्ट करेगी, तो ये रिएक्ट करेगी एल्यूमिनियम धातु। ठीक है, हमेशा हमने क्या पढ़ा था, धातु क्या करती है, धातु यहाँ बेसिस से भी रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ठीक है, अब धातु यहाँ पे देखिए, धातु बेसिस से भी रिएक्ट करके पाप की ध्वनि निकालती है, और यहाँ पे ये देखिए एसिड वाले कॉलम में अगर हम आ जाएं तो एसिड वाले कॉलम में भी क्या दिया गया है, एसिड वाले कॉलम में भी अम्लों से भी रिएक्ट करके धातु क्या करती है, पाप ध्वनि निकालती है। ठीक, चलिए अब ये दो आपको क्लियर हो गया अच्छे से। अब इसके आगे हम देखते हैं कि क्या है टॉपिक अगला। तो इसमें क्या करें, धातु जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ठीक है, अधातुओं की क्षार से अभिक्रिया जटिल है, फिर से वही उसके साथ प्रॉब्लम आ गई, अधातुओं के क्षार के साथ अभिक्रिया जटिल है, क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अब यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न दिया गया है कि जब धातु को अम्ल या फिर क्षार, अम्ल या फिर क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तब हमें उप उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, मतलब एसिड और बेस के साथ अगर हम धातु को रिएक्ट कराएंगे तब हमें क्या मिलता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। तो क्या मिलता है, क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है ना पाप ध्वनि के साथ, तो हाइड्रोजन गैस मिलती है हमें। ठीक है, इतनी सारी गैसेज नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन मिलती है। चलिए नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कोई एक अपनी जगह से खसक गया, दूसरा लोग आके बैठ गए, मतलब कोई अपनी कुर्सी से उठा नहीं, दूसरा आके बैठ गया। ठीक, तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट। अब इससे क्वेश्चन बहुत पूछा है, मतलब कि बहुत चीज बहुत ज्यादा पूछा है, क्या बताऊं, अभी आगे दिखाते हैं आगे क्या क्या। ये एक आप रिएक्शंस देख लीजिए, कॉपर सल्फेट का जिंक के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर इधर निकल रहा है। ठीक है, जिंक क्या किया, जिंक आया और इससे कॉपर से कहा हटो भाई, अब तुम हटो, तुम मतलब तुम कमजोर हो, हटो, मैं स्ट्रांग हूँ, मतलब जिंक का ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, जिंक स्ट्रांग है, मजबूत है, और ये कॉपर बेचारी कमजोर को हटा दिया। तो यही क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया। ठीक, अब चलिए हम यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया है वो देखते हैं। जैसे जब जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है तो कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब जिंक इस कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है, मतलब अपने जगह से हटा सकता है, तो कॉपर क्यों नहीं अपने जगह से उसको, जिंक को उसकी जगह से हटा सकता। भाई जब कोई मोटा तगड़ा इंसान एकदम आकर के बैठ जाएगा, एकदम पतला दुबला कैसे हटेगा वहां से, उसके पास तो ताकत इतनी नहीं होगी। बस यही वाला कॉन्सेप्ट है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। इसका मतलब ये है कि जिंक जो है, जो रिएक्टिविटी टेबल होता है उसमें बहुत ऊपर होता है कॉपर सल्फेट से। अब क्या मतलब कॉपर से कैसे, ये देखिए, ये मैंने रिएक्टिविटी टेबल यहाँ पे आगे लगा दी, ये देखिए, ये कॉपर, ये जिंक है आपका, ये क्या है, ये जिंक है, यहाँ पे जिंक आ गया और कॉपर एकदम नीचे हो गया। तो कॉपर क्या है, इधर हाईली अनरिएक्टिव है, और ये जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से। अब प्रश्न दूसरा क्या एग्जाम में कैसे बना के पूछा है, अगर कॉपर सल्फेट में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग कैसा हो जाता है। ठीक है, अगर कॉपर सल्फेट में, ये देखिए, कॉपर सल्फेट में जिंक डालने पे क्या मतलब कि कैसा रंग हो जाता है कॉपर सल्फेट का। क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछा है, मतलब कि ये नहीं कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन पूछ ले, क्वेश्चन ये पूछा है कि कॉपर सल्फेट में अगर जिंक मिला दे तो कॉपर सल्फेट का कैसा बन जाएगा, ये तो कैसा बन जाएगा, रंगहीन बन जाएगा। यहाँ पे क्या हम बोलेंगे, रंगहीन बन जाएगा इसका। ठीक, और हाँ, ये ऑप्शन क्या होगा, रंगहीन बन जाएगा। चलिए अब इसमें प्रश्न क्या अगला यहाँ से पूछा है, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं आपके एग्जाम में, मैं यहाँ पे बिल्कुल
बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करती हूँ। इसीलिए अगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हो पहली बार ना, तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आगे की क्लासेस में भी आपको वैल्यूएबल चीजें ही मिलेंगी। मेरी जो क्लास है ना एकदम टॉप फ्री क्लास है, एकदम इसको कोई काट नहीं सकता। आपका मेरी क्लास का एक एक जो सेंटेंस है ना वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। कॉपर सल्फेट के घोल को जिंक के बर्तन में क्यों नहीं रखा जा सकता? अब ये क्वेश्चन बन गया। अब भाई कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के जो घोल है ना, कॉपर सल्फेट का जो घोल है, घोल, ठीक है, उसको हम जिंक के बर्तन में डाल देंगे, तब जिंक कहेगा कॉपर हटो, कॉपर हटो, तो फिर वो जो बर्तन रहेगा वो छेद हो जाएगा ना, वो गल जाएगा, प्रतिक्रिया करेगा ना जिंक। तो यहाँ पे वही चीज है, जिंक के बर्तन में इसलिए नहीं रख करते क्योंकि जिंक जो है जिंक के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो जिंक उसको हटा देगा, पात्र में क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। देखिए 2-3 ऑप्शंस रहेंगे, यहाँ पे मैं आपको हर तरीके से समझा दे रही हूँ, चाहे कोई भी ऑप्शन दे दे आपको उसमें टिक कर आप आसानी से कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। कॉन्सेप्ट यहाँ पे मुझे क्लियर करना है, तो क्या करेगा, प्रतिक्रियाशील होगा, मतलब प्रतिक्रिया करेगा। एक ऑप्शन ये रहेगा प्रतिक्रिया करेगा, या फिर एक ऑप्शन ये रहेगा कि जिंक जो है ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा अभिक्रिया करता है, रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होती है, या फिर ये कहेगा कि जिंक के पात्र में छेद हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब ऑप्शन से जो आपको ऑप्शन एक आध ऑप्शन जो दिख जाए आपके एग्जाम में वहां पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब ये देखिए, ये जो है ये आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, ये कई सारे बीकर हैं। तो ये जिंक देखिए कॉपर सल्फेट है, इसमें जिंक का टुकड़ा डालते हैं, इसमें इस वाले ए में क्या है, कॉपर सल्फेट है, नीला सोल्यूशन है, इसमें जिंक का टुकड़ा डालते हैं। फिर उसके बाद बी वाले में क्या है, बी वाले में हम कॉपर सल्फेट में आयरन का डालते हैं। सी वाले में क्या है, फिर सी वाला क्या सोल्यूशन है, सी वाला जो कलरलेस रंगहीन था ना, रंगहीन हो जाता है जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट में अगर हम कॉपर डाल दें तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या हुआ, कुछ हुआ। यहाँ पे देखिए ये जिंक के सोल्यूशन में अगर हम कॉपर डाल देंगे तो कुछ हुआ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो जिंक था वो ज्यादा रिएक्टिव था ना, ये यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव था ना, ये देखिए यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए कॉपर को हटा देता था, इसलिए जो सी वाला है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए आयरन सल्फेट, अगर आयरन सल्फेट है तो आयरन सल्फेट कहाँ है, इसमें डी वाले में आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट को भी हम कॉपर डालेंगे तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो आयरन होता है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, मतलब आयरन भी कॉपर से तो ऊपर होता है। ठीक है, एक्टिविटी टेबल में, रिएक्टिविटी टेबल में कॉपर से ऊपर क्या होते हैं, आयरन होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जिंक और आयरन की बात कर लेते हैं। जिंक और आयरन में भी बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है, ई वाले में भी बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है। क्यों, क्योंकि जो जिंक होता है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। चलिए अब मैं इसको यहाँ पे एक लाइन से मैंने लगा दिया है, चलिए अभी यहाँ लगा दिया। ये देखिए कि जो जिंक है वो आयरन से ज्यादा एक्टिव होगा, आयरन कॉपर से ज्यादा एक्टिव होगा, जिंक कॉपर से ज्यादा एक्टिव होगा। ये होगा डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इधर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे हमने आपको छोड़ा था, यहाँ पे छोड़ा था। चलिए यहाँ से क्या प्रश्न है, एक और आया था क्वेश्चन में कि कॉपर सल्फेट विलयन को लौह पात्र में संचित नहीं किया जा सकता। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जिंक और कॉपर वाला ही पूछा था, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा था। तो ये पूछा था कि कॉपर सल्फेट विलयन को लौह पात्र में क्यों नहीं संचित कर सकते, या नहीं संचित किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि जो लोहा होता है वो कॉपर तांबे से तो अधिक अभिक्रियाशील होता है, या फिर उस पात्र में क्या होगा, छेद हो जाएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन वहां पे मिलेगा आप अच्छे से अब टिक कर लोगे। अब मुझे पता है, बिल्कुल एकदम मैं श्योर हूं कि अब आप कर लोगे। अब प्रश्न 5 क्या है, देखिए 5 पे पहुंच गए, मतलब कि 5 तरह के क्वेश्चंस इस पे पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। जब कॉपर सल्फेट विलयन को लोहे की धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सा नया धातु बनता है, लो। अब अगर कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 अगर हम आयरन से हम अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा नया धातु बनेगा, तो आयरन से अगर हम अभिक्रिया बनाएंगे तो तांबा बनेगा। ये देखिए, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को, अगर यहाँ पे ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है इसको हम आयरन से अभिक्रिया कराएंगे तो तांबा बनेगा। तांबा कैसे बनेगा, ये कॉपर को हटा देगा ना, यही तो तांबा होता है, Cu ही तो तांबा होता है, इसी तो बोलते हैं, ये हटा देगा, खुद जाके FeSO4 बन जाएगा। ठीक है, तांबा धातु का निर्माण होगा। अब चलिए नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है प्रश्न, इसी से प्रश्न बना है कि जब लोहे की कील, अब देखिए आयरन नहीं बोल रहा है, लोहे की कील बोल रहा है, प्रैक्टिकल बोल रहा है। ठीक है, तो हम भी सब तैयार करके आए भाई, तुम कैसे भी कान पकड़ो।
कि इधर ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, हमने तो सारा तैयार किया। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, फिर से वही कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, और लोहे की कील अब डुबा रहे हैं। अब विलयन का जो रंग होगा वो क्या होगा, वो कैसा होगा, तो विलयन का जो रंग होगा वो हो जाएगा हरा। वो कैसा हो जाएगा, हरा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका बीकर था, ये देखिए ये बी वाला बीकर था, इसमें क्या था, इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, लेकिन हमने इसी बीकर में ऑप्शन नंबर बी में मतलब कि जो बीकर बी है इसमें हमने आयरन ऐड किया, तो इसका रंग कैसा हो गया, इसका रंग हो गया हरा। तो यही पूछ रहा है कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में अगर हम आयरन की कील डालेंगे तो वो सोल्यूशन का रंग कैसा होगा, तो उस सोल्यूशन का जो रंग होगा, कील की बात नहीं कर रहे हैं, कील की बात नहीं कर रहे हैं, उस सोल्यूशन की बात करें, उस सोल्यूशन का रंग हो जाएगा हरा, ग्रीन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर डुबोया जाता है तो लोहे की कील का रंग किस तरह हो जाता है। अब देखो, अभी तक तो सोल्यूशन का रंग आप बता रहे थे कि रंग मतलब कि हरा हो जाएगा। अब वो जो लोहे की कील है उसको अगर डुबो रहे हो तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, उस लोहे की कील का रंग हो जाएगा भूरा, ब्राउन कलर। ठीक है, अब इसीलिए मैंने यहाँ पे लोहे की कील को ब्राउन रख दिया है ताकि आपको एक तरीके से याद रहे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से कलरफुल प्रिंटेड नोट्स खुद तैयार किए आपके लिए। यहाँ पे मैंने किसी का देखा देखी नहीं किया, मैंने खुद तैयार किया आपके लिए। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष हम इस बात पे निकालते हैं कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वो कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करती है, डिस्प्लेस कर देती है। मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो कम रिएक्टिव को ढकेल देते हैं। ये बात तो प्रैक्टिकल है, सब जगह लागू होते हैं। जो भाई अगर आप डेडिकेटेड से पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा एक्टिविटी से पढ़ रहे हो, तो आप कम जो एक्टिव हैं स्टूडेंट, जो पढ़ाई में उतने ज़्यादा सीरियस नहीं है, फिर भी कभी कभार चैनल पे आ जाते हैं या फिर देख लेते हैं, तो उनको आप डिस्प्लेस कर सकते हो ना। तो अगर आप रेगुलर हो तो आप स्ट्रांग हो। तो ये देखिए, यहाँ पर भी एक साइंस में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देखने को मिल गया। चलिए, अब यही मैंने आपको अभी समझाया था कि जो जिंक है, जिंक आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, और आयरन क्या है, आयरन कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, अब चलिए धातु और अधातुओं के उपयोग हम देख लेते हैं। तो धातुओं के उपयोग कहाँ पे होते हैं, जो धातु होता है उसके उपयोग मशीनों में होता है, मोटर गाड़ियों में होता है, मतलब चारों तरफ तो आपको बिना धातु के कोई चीज़ मिलेगी ही नहीं। वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने का पात्र, इन सब चीज़ों में धातु का उपयोग होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन, जो यहाँ पे अब हम टॉपिक देख रहे हैं, ये अधातुओं के उपयोग से यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया आपके क्वेश्चन एग्जाम में बने होंगे। ठीक है, चलिए, अब ये जो अब कौन सी अधातु ऐसी होती है जिसे सजीव श्वसन करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एग्जाम में बना है क्वेश्चन। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी अधातु होती है जिसको हम लोग श्वसन करते हैं, जिसको हम लोग लेते हैं, रेस्पिरेशन में लेते हैं। तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इनहेल क्या करते हैं, इनहेल ऑक्सीजन को करते हैं, और एक्सहेल क्या करते हैं, एक्सहेल जो है मतलब बाहर निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। अब सेकंड है इसमें देखिए, मेरी क्लास का ना एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो ना तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपका ही फायदा होने वाला है इसमें अगर आप क्लास अटेंड करेंगे तो। अधातु जिसका उपयोग उर्वरक में होता है, तो कौन सा अधातु होता है जिसका उपयोग उर्वरक में होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस का उपयोग उर्वरक में होता है। उर्वरक कैसी कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। तो यहाँ पे मैंने मतलब ब्राउन कलर मोस्टली, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस यहाँ मैंने ब्राउन कर दिया। अब यहाँ पे अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण में होता है। ठीक है, जल शुद्धिकरण में होता है, तो यहाँ से मैंने बहुत सारे मतलब डाल दिए हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन को यूज करते हैं जल शुद्धिकरण में। क्यों यूज करते हैं, क्लोरीन का क्या काम होता है, अब ये भी जानना जरूरी है ना। तो ये बैक्टीरिया, ये छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, तो उसको क्या करता है, उसको खत्म करता है। ठीक, अब प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को अगर हम वाटर में मतलब जल में हम क्लोरीन को ऐड करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं क्लोरीनीकरण। ठीक है, क्लोरीनीकरण। ठीक है, यहाँ पे अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि ऐसा कौन सा क्लोरीन का कंपाउंड है, मतलब कंपाउंड में क्या हम ऐसा डालते हैं। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड को हम जल में डालते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट। सोडियम हाइपोक्लोराइड को हम जल में डालते हैं शुद्धिकरण के लिए। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड एज अ ब्लीच, हाइपोक्लोराइड। ठीक, अब जल जनित रोग कौन कौन से होते हैं जिससे हमें ये क्लोरीन बचाता है, हैजा, पेचिस, टाइफाइड, ये सब क्या होते हैं, जल जनित रोग होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या इसमें चीज जरूर
जरूरी है कि जो अधातु जो बैंगनी रंग का विलयन होता है, जो एक ऐसा अधातु जो बैंगनी रंग का होता है, वो एंटीबायोटिक के रूप में हमें घावों पर लगाया, हम उसको घावों पर लगाते हैं। तो क्या होता है वो आयोडीन होता है, कहीं कहीं उसको आयोडीन टिंचर भी कहते हैं, या फिर आपके ऑप्शन में मिलेगा कमजोर आयोडीन घोल। क्या होता है, ये सारे क्या होता है, एक एंटीसेप्टिक होता है। देखिए अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपके एनसीईआरटी में एंटीबायोटिक लिखा था, इस वजह से मैंने यहाँ पे एंटीबायोटिक लिख दिया, लेकिन असल में ये क्या है, एक एंटीसेप्टिक है। एंटीबायोटिक जो होता है वो हम अपने बॉडी में इनहेल करते हैं, लेते हैं उसको बॉडी एंटीबायोटिक दवाओं को, लेकिन जो एंटीसेप्टिक होता है वो हमारी स्किन के लिए होता है, ठीक है। तो ये चीज है इसमें। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं पांचवा प्रश्न, क्या बना है कि पटाखों में जो प्रयुक्त होने वाली अधातु होती है वो क्या होती है, वो दो ही होती है, ठीक है। कौन सी, सल्फर और फास्फोरस। अगर आपके ऑप्शन में मिल जाए तो आपको मोस्टली आपको सल्फर लगाना है, ठीक है, सल्फर लगाना है। नहीं तो अगर दोनों मिल जाए तो अगर दोनों मिल गया ना तो सल्फर लगाइएगा, और नहीं तो आपको क्या करना है, सल्फर और फास्फोरस दोनों के साथ जाना है, ठीक है, दोनों ही यूज होते हैं। लेकिन नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पौधों में मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल के केंद्र में, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्तियों में होता है, ठीक है, हरे पौधों में होता है। ये क्यों यूज होता है, मैग्नीशियम कहाँ यूज होता है, मैग्नीशियम का यूज होता है प्रकाश संश्लेषण में, मतलब फोटोसिंथेसिस में इसका यूज होता है मैग्नीशियम का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि मानव शरीर में आयरन कहाँ पाया जाता है भाई। हम तो मानव शरीर में कितना आयरन पाया जाता है, ये आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि कितना आयरन एक नॉर्मल शरीर में आयरन की जरूरत होती है। तो आयरन जो है पाया जाता है रेड ब्लड सेल के हीमोग्लोबिन में। कहाँ पे, रेड ब्लड सेल में क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है, तो वहां पे पाया जाता है। इसी वजह से जो हीमोग्लोबिन का कलर होता है आयरन की वजह से ही रेड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी में ये एक दिया गया था कि एलिमेंट्स किससे कहते हैं, एटम किससे कहते हैं। तो हम बता दें कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को हम मतलब एलिमेंट्स को हिंदी में तत्व बोलते हैं। इसको हम क्या करते हैं, चाहे हम उसको हीट करके या फिर इसमें कोई केमिकल रिएक्शंस करके, चाहे कूल करके, चाहे इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, हम इसको फर्दर अलग नहीं कर सकते। तो वो ही एलिमेंट होते हैं, जैसे सल्फर हुआ, आयरन हुआ, कार्बन क्या हुआ, एलिमेंट्स है ना। तो एलिमेंट्स क्या है, पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं, वही सारे एलिमेंट्स हैं, वही मेन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स की सबसे छोटी यूनिट, जिससे एलिमेंट वो वाला एलिमेंट बना है, तो वो क्या होगा, वो एटम होगा, ठीक है। तो एटम ऑफ एन एलिमेंट्स रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द चेंजेस इन एलिमेंट। अगर हम एलिमेंट्स में चेंज करते हैं, चाहे उसके गैसियस फॉर्म में, चाहे उसके लिक्विड फॉर्म में ना रखते हैं उस एलिमेंट्स को, लेकिन उसका जो एटम रहेगा जिससे वो बना है वो नहीं बदलेगा, ठीक। अब जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज एन एटम ऑफ सॉलिड या वेपर सल्फर, ठीक। और यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं कि जो प्रकृति में है 94 से ज़्यादा नेचुरल एलिमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। 94 से ज़्यादा हम नेचुरल एलिमेंट नहीं पाए जाते हैं, और इन्हीं 94 एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, मेटल और नॉन मेटल में हम विभाग मतलब डिवाइड किए हुए हैं कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स होते हैं। ज़्यादा संख्या क्या होती है, ज़्यादा संख्या मेटल्स की होती है, लेकिन जो बच जाते हैं या फिर वो नॉन मेटल होते हैं या फिर मेटलॉइड होते हैं। मेटलॉइड को हिंदी में क्या कहते हैं, देख लेते हैं। मेटलॉइड को हिंदी में कहते हैं उपधातु। उपधातु क्या होते हैं ना, उपधातु जो ऐसे होते हैं वो धातुओं के भी प्रॉपर्टी रखेंगे और अधातुओं के भी प्रॉपर्टी रखेंगे, ठीक है। आप किन्हीं दो धातुओं का नाम यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, और क्लास तो अच्छी है ही, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पे पूरी क्लास आपने अच्छे से अटेंड किया होगा, और इससे पहले वाली भी क्लासेस जो मैंने एनसीईआरटी की ले रखी हैं, जाके उसको भी अच्छे से देख लीजिए, कर लीजिए आपकी क्लास। और इसी तरह से अगर आपको सिलेक्शन पाना है, अगर आपको नौकरी पाना है, तो आप यहाँ चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके ही काम की चीज, वैल्यूएबल चीज मिलने वाली है, ठीक। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।